हे ऑल सीयूटी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू सीयूटी कोर। एडजेक्टिव के पार्ट 2 पे हम आ गए हैं। पार्ट 1 में हमने रूल्स पढ़ने शुरू कर दिए थे। 11th रूल तक हमने पढ़ लिया था और आज हम 12th रूल ऑनवर्ड दोबारा शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे वहीं से ही। तो शुरू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पहले पार्ट 1 जरूर देख लें और उसी के कंटिन्यूशन में फिर इस पार्ट पे आए। तो नेक्स्ट रूल जो है हमारा वो है रूल नंबर 12। ठीक है, तो इसको पढ़िए आप एक बार। रूल नंबर 12 क्या कहता है हमारा? रूल नंबर 12 कहता है द सेम वर्ड कैन बी एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस एंड अ नाउन इन अनदर सेंटेंस फॉर सर्टेन वर्ड्स दैट आर मोस्टली यूज्ड एज अ नाउन। इफ दे आर यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस दे कांट बी इन द प्लूरल फॉर्म। ठीक है, मतलब कुछ हमारे शब्द ऐसे होते हैं जो कि किसी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज हो सकते हैं, पर किसी और सेंटेंस में वही सेम शब्द हमारा एज अ नाउन यूज हो सकता है। और अगर किसी सेंटेंस में वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहे हैं तो उनका कभी भी प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होगा। ठीक है, इस चीज पे हमें बहुत फोकस करना है। कांट बी यूज इन अ प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो एग्जाम्पल, द टेबल क्लॉथ वॉज वॉश्ड, आयरन्ड एंड स्प्रेड ऑन द टेबल। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे अगर तो टेबल्स जो है हमारा वो प्लूरल में आ रखा है। अब क्या ये सही है? ये सही नहीं है। हमारा टेबल्स प्लूरल नहीं आ सकता है इस रूल के हिसाब से जो हमने अभी अभी पढ़ा है। इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे सिंगुलर फॉर्म में ले आएंगे। द टेबल क्लॉथ वॉज वॉश्ड, आयरन्ड एंड स्प्रेड ऑन द टेबल। ठीक है, यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि जो यहां पे जब मैं टेबल की बात करता हूं तो ये हमारा एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, और यहां पे जो टेबल क्लॉथ्स मेंशन है, यहां पे जो टेबल शब्द मेंशन है यहां पे शुरुआत में, ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। कैसा क्लॉथ? जो टेबल पे बिछा हुआ है वो वाला क्लॉथ। तो यहां पे एक काइंड बता रहा है, कौन से कपड़े की, क्लॉथ की एक काइंड बता रहा है। कौन सी काइंड है ये? टेबल पे बिछने वाली। इसलिए यहां पे एक एडजेक्टिव है, और क्योंकि एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है यहां पे, इसको हम प्लूरल की तरह नहीं यूज कर सकते हैं। हमें यहां से एस हटाना होगा। ठीक है, तो टेबल इज अ नाउन बट हेयर इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, सो टेबल्स कांट बी यूज्ड बट टेबल विल बी यूज्ड। ठीक है, तो उसने भी यही बोला है कि हम एस हटाएंगे, टेबल्स नहीं यूज करेंगे, हम टेबल ही यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम चलते हैं हमने हमारे रूल नंबर 13 की तरफ। रूल नंबर 13 क्या बोलता है? एक स्पेशल नोट है प्रेफर और प्रेफरेबल को लेके। प्रेफर और प्रेफरेबल हमारे दो शब्द हैं, उनको लेके कुछ रूल्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं हम जो हम देते हैं। क्या है पहला एक्सेप्शन? वो है कि इट इज यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री ओनली। पहली बात तो प्रेफर प्रेफरेबल के बारे में कि ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज होंगे खाली। सेकंड, वी यूज द प्रेपोजिशन टू विद इट एंड नॉट देन ऑल्दो इट इज इन कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, वी डू नॉट यूज मोर विद प्रेफर। अच्छा, तो यहां पे क्या बोलना चाह रहा है वो कि आपका एक प्रेपोजिशन होता है टू, TO2। ये एक प्रेपोजिशन होता है, हम ये लगाते हैं जब भी हम प्रेफर शब्द यूज करते हैं। ठीक है, हम कभी भी देन नहीं लगाते हैं, जो कि हमने मोस्टली देखा है अभी तक कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तब हम देन लगाते हैं, लेकिन इस केस में, प्रेफर के केस में, हम टू लगाते हैं, और आप कभी भी उसके साथ मोर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? वी डू नॉट यूज मोर विद प्रेफर। ओके, तो विद प्रेफर टू कैन बी रिप्लेस्ड बाय रैदर देन, और किसी केसेस में अगर हमें टू को रिप्लेस करना ही है तो हम रैदर देन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एक्सेप्टेबल प्रेपोजिशंस हैं वो हैं टू और रैदर देन। हम देन नहीं लगाते हैं प्रेफर के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास दो एग्जाम्पल है। आई प्रेफर वॉकिंग टू रनिंग। तो यहां पे मतलब है कि मैं चलना ज्यादा प्रेफर करता हूं रनिंग के बजाय, दौड़ने के बजाय। और सेकंड एग्जांपल क्या बोलता है? आई प्रेफर वॉकिंग रैदर देन रनिंग। तो यहां पे हमने रैदर देन लगा दिया है। अगर मुझे देन लगाना ही है तो मैं रैदर के साथ लगाऊंगा। ठीक है, और टू अपने आप में लगा सकता हूं। तो आई होप आपको ये वाला रूल भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 14। ये क्या कहता है? देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स वी यूज द बिफोर देम। ठीक है, दे विल बिकम प्लूरल कॉमन नाउन। देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स जिनके पीछे अगर हम द लगाते हैं देन दे विल बिकम प्लूरल कॉमन नाउन।
इन सच सेंटेंसेस द वर्ब विल बी प्लूरल, और इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल होगा। फिर एग्जाम्पल के तौर पे द रिच पीपल फील द लॉ कैन बी टर्न्ड एंड ट्विस्टेड। द रिच पीपल फील द लॉ कैन बी टर्न्ड एंड ट्विस्टेड। यहां पे समझ लेते हैं कौन सा शब्द क्या हमें किस पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। तो जो रिच शब्द है वो हमारा इस वक्त एडजेक्टिव है, ये एक हमारा एडजेक्टिव है। पीपल हमारा एक नाउन है, कॉमन नाउन, ठीक है, नाउन। फील हमारा क्या है, ये आपका एक वर्ब है, और फील अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म में है इस वक्त, ये हमारा वर्ब हो गया। द लॉ कैन बी टर्न्ड एंड ट्विस्टेड। In the given sentence, people is the noun and rich is the adjective. But if we remove people from this sentence, we are left with, अब वो ये कह रहा है कि अगर इस एग्जाम्पल में मैं people शब्द को हटा दूं तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? The rich feel the law can be turned and twisted. ठीक है, तो यहां पे इसके आगे बोल रहा है कि now the noun people has been removed, so rich can't be used as an adjective because adjective is associated to pronouns and nouns। ठीक है, अब यहां पे हमने किया क्या, हमने people शब्द हटा दिया। जब हमने people शब्द हटाया तो इस सेंटेंस में अब कोई नाउन रह ही नहीं गया, इसलिए हमारा जो रिच शब्द है वो भी एज एन एडजेक्टिव अब फंक्शन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने बेसिक डेफिनेशन समझी थी ना एडजेक्टिव की कि वो हमेशा नाउन के आगे या पीछे लगता है, वो नाउन की क्वालिटी बताता है। अब अगर किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन है ही नहीं तो जो हमारा ये शब्द होता है ना वो अपने आप में ही नाउन बन जाता है फिर। तो यहां पे आगे लिखा है सो नाउ रिच फंक्शंस एज अ नाउन इटसेल्फ दैट कैन बी यूज्ड बिफोर इट अलोंग विद अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, द एडजेक्टिव बिकम्स अ नाउन। ठीक है, तो यहां पे हमने ये समझ आया कि फिर वही हमारा शब्द अब एक एज अ नाउन फंक्शन करता है। और एग्जांपल इसके समझते हैं, द ब्लाइंड आर डिमांडिंग रिजर्वेशंस इन द जॉब इन द जॉब्स। ठीक है, तो यहां पे देखिए द ब्लाइंड जो है वो एक हमारा, वैसे तो जो ब्लाइंड शब्द है अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहां पे क्योंकि उसके आगे कोई और नाउन नहीं है इसलिए ये अपने आप में ही एक नाउन की तरह फंक्शन करेगा। और उसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, एक प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं। जो आर होता है हमारा ARE, वो क्या होता है हमारा, एक प्लूरल वर्ब होता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे द ब्लाइंड आर डिमांडिंग रिजर्वेशंस इन जॉब, इसलिए हमारा ये वाला रूल इससे जस्टिफाई हो जाता है। रूल क्या कहता है हमारा, देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स इफ वी यूज द बिफोर देम दे विल बिकम प्लूरल कॉमन नाउन। हमने देखिए एडजेक्टिव था ब्लाइंड, उसके पीछे क्या लगाया हमने, द लगा दिया। अब क्या बन गया, वो अपने आप में एक प्लूरल कॉमन नाउन बन गया। और उसके साथ हमने आगे क्या लगाया, आगे क्या बोलता है ये कि उनके साथ सेंटेंस के में वर्ब यूज करा जाएगा जो कि प्लूरल फॉर्म में होगा अपने, और हमने उसके आगे लगा दिया आर, तो ये भी अपना एक प्लूरल वर्ब बन गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द रिच आर गेटिंग रिचर डे बाय डे। अगेन द भी लगा है, एक कॉमन प्लूरल नाउन बन गया है यह हमारा, और हमने अगेन आर यूज किया है। आर क्या है, अभी अभी मैंने आपको बताया आर एक प्लूरल वर्ब होता है। नेक्स्ट, द इंजर्ड वर इन थाउजेंड्स। ठीक है, द लगा है, इंजर्ड हमारा एक अगेन क्या बन गया, प्लूरल कॉमन नाउन हो गया। एक एडजेक्टिव है लेकिन यहां पे वो एक प्लूरल कॉमन नाउन बन गया है। वर क्या होता है हमारा, अगेन एक प्लूरल वर्ब होता है, इन द थाउजेंड्स। नेक्स्ट, मिलियंस जॉइन द रैंक्स ऑफ द अनएम्प्लॉयड वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। नेक्स्ट, देयर आर नो प्लान्स टू प्रोवाइड चीप हाउसिंग फॉर द होमलेस। ठीक है, तो जब भी हम इसके पीछे द लगा रहे हैं एडजेक्टिव के पीछे, तो वो क्या बन जा रहा है हमारा, प्लूरल कॉमन नाउन बन जा रहा है। तो आई होप आपको ये सारे एग्जांपल्स के थ्रू ये वाला रूल भी समझ आ गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 15। चलिए, तो रूल नंबर 15 हमारा कहता है, विथ सर्टेन एडजेक्टिव्स इफ वी एड ly इट बिकम्स एन एडवर्ब। मतलब कुछ कुछ हमारे एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं उनके आगे जब मैं L और Y लगा दूं तो वो हमारे एडवर्ब्स बन जाते हैं। एडवर्ब्स क्या होते हैं, जो किसी वर्ब की क्वालिटी बताते हैं हमें। ठीक है, तो जैसे एडजेक्टिव है हमारा स्वीट, उसके आगे मैंने ly लगाया तो वो बन गया स्वीटली। बैड के आगे बैडली, पोलाइट के आगे ly लगाया मैंने, बन गया पोलाइटली। तो यहां पे ये एडजेक्टिव थे और जैसे ही मैंने ly लगाया वो बन गया हमारा
एडवर्ब। आगे बढ़ते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट व्हेन ly इज एडेड टू ऑल एडजेक्टिव्स दे बिकम एडवर्ब्स। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, इस ये हमने समझ तो लिया है कि ly लगाने से हमारा एडवर्ब बन रहा है, पर ये हर एडजेक्टिव पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ऐसा मत करिएगा कि जिस हर किसी एडजेक्टिव पे ly लगा के हम उसे एडवर्ब बना देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे बोला गया है कि स्टूडेंट्स कमिट एरर बाय मिस्टेकिंग वर्ड्स दैट डू नॉट इवन एग्जिस्ट सच एज फास्टली। मतलब कि एक हमारा शब्द होता है फास्ट, ठीक है, ये तो एक शब्द होता है, ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं है फास्टली। जबकि बहुत लोग ये एरर करते हैं, उनको लगता है कि ly लगाऊंगा तो ये हमारा एक एडवर्ब बन जाएगा फास्ट का। सर्टेन वर्ड्स will be used as adjectives as well as adverbs. There won't be any change in their usage. तो यहां पे जैसे कि मैंने आपको फास्ट का एग्जांपल दिया, कुछ हमारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम एज इट इज यूज करते हैं, चाहे हमें उन्हें एडजेक्टिव की तरह यूज करना हो या हमें उन्हें यूज करना हो आपके एडवर्ब की तरह, हम उनके आगे ly नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने फास्ट ही है, उससे सेंटेंस बना के देखते हैं। राजीव इज माई फास्ट फ्रेंड। ठीक है, तो यहां पे जो फास्ट यूज हो रहा है इस सेंटेंस में वो एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। फास्ट का क्या मतलब होता है, एक तो फास्ट का मतलब तेजी ही होता है, दूसरा फास्ट का मतलब ये भी होता है कि आप किसी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हो जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा गहरी दोस्ती है, जिसके साथ जो आपके लिए बहुत ही लॉयल है। ठीक है, तो यहां पे जब वो बोला जा रहा है कि राजीव इज माय फास्ट फ्रेंड, मतलब बहुत ही अच्छा गहरी दोस्ती रखने वाला एक मेरा दोस्त है राजीव। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक नाउन है फ्रेंड, उसको डिस्क्राइब कर रहा है एक एडजेक्टिव। यहां पे फास्ट इज बीइंग यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। सेंटेंस बी में लिखा गया है ही ड्रोव वेरी फास्ट। अब देखिए यहां पे जो है ड्रोव जो शब्द है वो है मेरा एक वर्ब। ठीक है, ये एक वर्ब है, मतलब कुछ एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है एक्शन, एक ड्राइविंग हो रही है, ड्रोव करा जा रहा है, ड्राइव करा जा रहा है। तो यहां पे जब बोलते हैं हम कि वेरी फास्ट, मतलब बहुत तेज ड्राइव करा जा रहा है, तो जो फास्ट शब्द है वो अब एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है। यहां पे तो कोई नाउन है ही नहीं, नाउन हमारा प्रोनाउन मेंशन्ड है ही, लेकिन यहां पे किसी एक्शन की क्वालिटी बताई जा रही है फास्ट यूज करके, तो वो हमारा हो गया एक एडवर्ब। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कभी कभी हम ly लगा के एडवर्ब बनाते हैं किसी एडजेक्टिव में, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हर एडजेक्टिव में अगर हम ly लगा दें तो वो एडवर्ब बन जाए। नेक्स्ट, इसी में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें नेक्स्ट क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि द फॉलोइंग वर्ड्स मे बी यूज्ड बोथ एज एन एडजेक्टिव एंड एज एडवर्ब्स। हमारे कुछ ऐसे शब्द हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब्स की तरह यूज करे जा सकते हैं, उनमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। पहला एग्जांपल फास्ट था, ये हम समझ चुके हैं। मॉडर्न मैन लीड्स अ फास्ट लाइफ और ही ड्रोव द कार वेरी फास्ट। ठीक है, यहां पे एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है और यहां पे एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है। सिमिलरली हाफ भी एक ऐसा शब्द होता है जिसको हमें चेंज नहीं करना पड़ता, लेकिन वो सिनारियो के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से कभी एडजेक्टिव की तरह यूज करा जाता है, कभी एडवर्ब की तरह। क्या बोला जा रहा है, ईच ऑफ देम हैज हाफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहां पे एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, जबकि यहां पे बोला जाए शी वॉज हाफ क्राइंग हाफ लाफिंग। तो क्राइंग और लाफिंग क्या है, मेरे कुछ एक्शन हो रहा है उनमें, रोया जा रहा है, हंसा जा रहा है, एक्शन हो रहा है, तो मतलब ये वर्ब है मेरे, है ना। तो यहां पे हाफ मेरा जो शब्द है वो एज अ एडवर्ब काम कर रहा है। नेक्स्ट हम जाते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट भी एक ऐसा ही शब्द है। डोंट एक्सपेक्ट टू गेट अ स्ट्रेट आंसर फ्रॉम हर। यहां पे आंसर एक नाउन है, उसको हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं यूजिंग द वर्ड स्ट्रेट, तो यहां पे एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। नेक्स्ट, शी वेंट स्ट्रेट होम, मतलब वो सीधा घर गई। शी वेंट स्ट्रेट होम, मतलब वेंट एक क्या है हमारा वर्ब है, कुछ एक्शन हुआ। क्या एक्शन हुआ, जाना, घर जाना एक एक्शन हुआ, उसको डिस्क्राइब कर रहा है मेरा वर्ड स्ट्रेट। तो जब किसी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है तो क्या होगा, वो एक एडवर्ब होगा, एडवर्ब। नेक्स्ट है हमारा जस्ट। जस्ट भी, द ट्रेन जस्ट लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट क्या है, एक वर्ब है, एक काम हुआ, एक एक्शन हुआ कि ट्रेन गई, और उसको डिस्क्राइब कर रहा है मेरा शब्द जस्ट, तो ये एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है। नेक्स्ट, ही अराइव्ड जस्ट इन टाइम। यहां पे भी अराइव एक वर्ब है, मतलब एक एक्शन हुआ है और वो एकदम टाइम पे आया, जस्ट इन टाइम, तो अगेन यहां पे भी एज एन एडवर्ब यूज हुआ है ये। ठीक है,
अब आप सोच रहे होंगे जस्ट को एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे जस्ट का ये भी मतलब होता है कि कोई चीज जब फेयर होती है, जस्टिफाइड होती है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि द वर्डिक्ट दैट द जज गेव वॉज जस्ट। तो मतलब वर्डिक्ट जो है एक नाउन की तरह यूज होगा और वो एकदम ही वैलिड है, जस्टिफाइड है, ऑथेंटिक है, तो वहां पे हम जस्ट को एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा था। नेक्स्ट शब्द है लेट। यहां पे द एंगेजमेंट सेरेमनी इज इन द लेट इवनिंग। इवनिंग एक नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड लेट, एज एन एडजेक्टिव यूज हो गया। ही अराइव्ड लेट। अब अराइव्ड क्या है, पिछले सेंटेंस में भी हमने समझा था, एक वर्ब होता है, मतलब अराइव करना मतलब एक एक्शन हो रहा है, आना किसी का। क्योंकि एक एक्शन को एक्सप्लेन किया जा रहा है, मतलब एक वर्ब को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो वर्ब से क्या बनेगा हमारा लेट, एक एडवर्ब बन जाएगा। सिमिलरली शी वर्कड लेट, मतलब वर्क भी अगेन एक एक्शन है, तो यहां पे भी लेट एक एडवर्ब बन गया। लो, वी आर लो ऑन मनी सप्लाई, वी आर लो ऑन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई एक मेरा नाउन है यहाँ पे, जिसको एक्सप्लेन कर रहा है मेरा लो, तो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ। और इस वाले को कर लेते हैं, द हेलीकॉप्टर फ्लू लो ओवर द ट्रीज। फ्लू क्या है हमारा, फ्लू में एक एक्शन हो रहा है, तो मतलब फ्लू हमारा एक वर्ब हो गया। ठीक है, लो ओवर द ट्रीज, तो लो क्या है हमारा, अगेन यहां पे एज एन एडवर्ब फंक्शन कर रहा है। ठीक है, क्लीन, शी वॉज वेरी क्लीन इन हिज हैबिट्स। हैबिट्स क्या है हमारी, नाउन होती हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहा है मेरा शब्द क्लीन, तो ये एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है। सेम लॉजिक से आगे जाएंगे, वी वॉन्ट टू प्ले द गेम क्लीन। प्ले क्या है मेरा, प्ले एक एक्शन है, खेलना। क्या हुआ, ये फिर एक वर्ब हुआ, और एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है मेरा शब्द क्लीन, तो यहां पे वो एज एन एडजेक्टिव नहीं काम करेगा, एज एन एडवर्ब काम करेगा। तो ये हमारा एक एडवर्ब हो गया यहाँ पे। तो आई होप आपको इतने सारे एग्जांपल्स कराने के बाद ये क्लियर हो गया होगा, ये वाला रूल भी। बढ़ते हैं आगे, चलिए। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे उन एडजेक्टिव्स की जो कि अपने आप में ही एलवाई से एंड होते हैं। देखिए, अभी तो हमने ये समझा कि कुछ हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके आगे हम अलग से एलवाई लगा दें तो वो हमारे एडवर्ब्स बन जाते हैं, पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि एडजेक्टिव होते हैं और उनमें पहले से ही एलवाई लगा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम बोलते हैं जैसे बीस्टली, कॉस्टली, कावर्डली, ठीक है, फ्रेंडली, लाइकली, ब्रदरली, ये है तो एडजेक्टिव्स ही, पर इनमें पहले से ही एलवाई लगा है आखिरी में। ठीक है, तो इनके रिगार्डिंग एक रूल है हमारे पास, वो क्या कहता है, द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड ओनली एज एन एडजेक्टिव एंड नॉट एज एडवर्ब। तो जिनमें ऑलरेडी एलवाई लगा है उनके आगे हम और एलवाई नहीं लगाएंगे, और हमें यह भी समझना चाहिए कि उन्हें हम एज एन एडवर्ब कभी यूज करेंगे ही नहीं, हमेशा वो सिर्फ एज एन एडजेक्टिव ही यूज हो सकते हैं। ठीक है, क्या है एग्जांपल्स, बीस्टली, कॉस्टली, कावर्डली, ठीक है, डेडली, फ्रेंडली, लाइकली, ब्रदरली, किंगली, लीजरली। ठीक है, सारे ऐसे आगे और भी है, स्कॉलरली, सिली, अगली, अनलाइकली। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, ये वाला सेंटेंस, शी ऑफर्ड सम फ्रेंडली एडवाइस। ठीक है, तो यहां पे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि हेयर द एडजेक्टिव फ्रेंडली मॉडिफाइज द नाउन एडवाइस। तो यहां पे एक जो एडवाइस शब्द है वो मेरा एज अ नाउन फंक्शन कर रहा है, और उसके पीछे जो मैंने शब्द लगाया है फ्रेंडली, वो मेरा क्या है, एडजेक्टिव है, वो मेरा एडवर्ब नहीं है। ठीक है, तो ये एक एज एन एडजेक्टिव ही यूज हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, देर आर नो एडवर्ब्स लाइक फ्रेंडली या फ्रेंडलीली। ठीक है, इसी के आगे बोला गया है कि एडवर्ब नहीं होता है कभी भी फ्रेंडली, और उसके आगे एक और एलवाई लगा दोगे फ्रेंडलीली, वो भी हमारा एडवर्ब नहीं होगा, वैसा कोई शब्द ही नहीं होता है। अगर आपको किसी सिनारियो में वो यूज करना भी है आपको किसी तरह एज एन एडवर्ब, तो फिर हम एडवर्ब फ्रेज का यूज करते हैं। फ्रेज क्या होते हैं, आपको क्लास 1 लेक्चर 1 में मैंने बताया था, फ्रेज होते हैं और क्लॉज होते हैं। फ्रेज हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है वो इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो अपने आप में कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है आपको, जबकि क्लॉज में ये चीज होती है। तो अगर जैसे यहां पे मैं लिखूंगा, एक एग्जांपल से समझते हैं, शी ऑफर्ड सम एडवाइस इन अ फ्रेंडली मैनर। तो यहां पे फ्रेंडली मैनर अपने आप में, ये दोनों शब्द, फ्रेंडली मैनर क्या है, मेरा एक फ्रेज है। अगर मैं आपके यहां से आपको सिर्फ ये लिख दूं फ्रेंडली मैनर, और ये बोल दूं फ्रेंडली मैनर,
यहाँ पे क्या कोई सब्जेक्ट है? नहीं है। कोई वर्ब भी नहीं है, बस फ्रेंडली मैनर लिखा है। तो ये एक फ्रेज है आपका, अपने आप में इसका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है। इसके आगे या पीछे कुछ सेंटेंस में होना चाहिए ताकि आपको कुछ पता हो कि क्या मिला है फ्रेंडली मैनर में, कोई एडवाइस मिली है, क्या क्या मिला है। ठीक है, तो शी ऑफर्ड सम एडवाइस इन अ फ्रेंडली मैनर। तो अगर मुझे फ्रेंडली को यूज करना ही है एज एन एडवर्ब, तो मैं एज अ फ्रेज यूज करूंगा, अपने आप में अकेला नहीं यूज करूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है? ही बिहेव्ड इन अ कावर्डली मैनर। देखो, कावर्डली भी एक ऐसा शब्द है जिसमें ऑलरेडी एलवाई होता है, वो एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है। अगर मुझे उसका यूज करना ही एज एन एडवर्ब, तो एडवर्ब फ्रेज में आएगा। ठीक है, अपने आप में नहीं आएगा। तो ही बिहेव्ड इन अ कावर्डली मैनर। ये हमारे दो एग्जांपल्स हो गए। अब नेक्स्ट, इसी रूल में एक पॉइंट और क्या है? विद वर्ब्स रिलेटिंग टू आवर सेंसेस। हमारे सेंसेस कौन से होते हैं? साइट का होता है, स्मेल, टेस्ट, हियर, फील, है ना, हमारे बॉडी सेंसेस जो होते हैं। एन एडजेक्टिव इज यूज्ड नॉट एन एडवर्ब। तो जब भी हम किसी ऐसे वर्ब की बात करते हैं, किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जहां पे हमारे सेंसेस इन्वॉल्व हो, देखने का, सूंघने का, टेस्ट करने का, सुनने का, फील करने का, है ना, वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव यूज करते हैं, वहां पे हम एडवर्ब यूज करते ही नहीं है। एग्जाम्पल, द फूड टेस्ट्स बैडली। अगर मैं ऐसा लिखूं आपके सामने, द फूड टेस्ट्स बैडली, इस लाइन में देखिए, तो यहां पे एल वाई लगा के बैड के आगे मैंने उसे एज एन एडवर्ब बना दिया। तो एडवर्ब यहां पे यूज होता ही नहीं है, ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसको सही करने के लिए मैं क्या करूंगा? एल वाई हटा दूंगा, द फूड टेस्ट्स बैड। ठीक है, तो जब मैं ये वाले सेंटेंस को देखिए आप, द फूड टेस्ट्स बैड, ये एक सही यूसेज है। क्यों? क्योंकि हमारा रूल ये कहता है कि हम एडजेक्टिव्स ही यूज करते हैं सिर्फ जब भी हम हमारे ह्यूमन सेंसेस की बात करते हैं एज अ वर्ब। नेक्स्ट, द चाइल्ड बिहेव्ड बैडली एट द पार्टी। अब यहां पे आपका बैडली जो शब्द है, यहां पे एज अ यूसेज एकदम सही है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो वर्ब है वो है बिहेव करना, वो हमारे सेंसेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए द चाइल्ड बिहेव बैडली एट द पार्टी, ये एक करेक्ट यूसेज है। यहां पे हम एडवर्ब यूज कर सकते हैं। एडवर्ब विल बी यूज्ड एज बिहेव इज नॉट रिलेटेड टू सेंसेस। एक और एग्जांपल करते हैं, इट फील्स कोल्डली। अब फील करना मतलब ठंड लग रही है, तो वो तो एक फीलिंग है ना, वो वहां पे हमारी ह्यूमन सेंसेस यूज हो रहे हैं। तो इसको कोल्डली नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ ही बोलेंगे इट फील्स कोल्ड। यहां पे हम कोल्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट है, ही रिप्लाइड कोल्डली टू माई क्वेश्चन। अब यहां पे जो शब्द है कोल्डली, ये अपने आप में यूज करा जा सकता है एज एन एडजेक्टिव। क्यों करा जा सकता है? क्योंकि यहां पे जो वर्ब है वो है रिप्लाइड, है ना, तो वो हमारे सेंसेस से रिलेटेड नहीं है, वो सेंसेस से रिलेटेड ही नहीं है। तो इसलिए हम ही रिप्लाइड कोल्डली टू माई क्वेश्चन, यहां पे हम सही यूसेज दिखाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट है हमारा यहां पे इसी स्लाइड में, विद अदर वर्ब्स लाइक सीम, लाइक, लुक, प्रूव, मेक, कीप, बी, बिकम, द एडजेक्टिव इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द एडवर्ब। ठीक है, तो मतलब हम यहां पे एडजेक्टिव ही यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एडवर्ब। ये कौन से हमारे वर्ब्स हैं? जैसे सीम, लाइक, लुक, प्रूव, मेक, कीप, ग्रो, गेट, टर्न, बी एंड बिकम। एग्जाम्पल के तौर में, ही प्रूव्ड मी राइट। ठीक है, प्रूव, यहां पे अगर मैं जैसे देख रहा हूं प्रूव्ड मी राइट, तो मैं इसको राइटली नहीं बोलूंगा, हमेशा ये सिर्फ राइट में ही रुक जाऊंगा। नेक्स्ट, इट इज राइटली सेड दैट हार्डवर्क लीड्स टू सक्सेस। यहां पे मैं एज एन एडजेक्टिव राइट की जगह राइटली ही लगाऊंगा, ये एक सही यूसेज है। ही इज राइटली सेड, इट इज राइटली सेड दैट द हार्डवर्क लीड्स टू सक्सेस। नेक्स्ट, इट बिकम्स हॉट आफ्टर सनराइज। ठीक है, अब हॉट भी मेरा एक ऐसा शब्द है कि यहां पे मैं बिकम्स मेरा एक ऐसा वर्ब है जहां पे मैं अगर हॉट लगा रहा हूं तो उसे एज एन एडजेक्टिव ही लगाऊंगा। तो मैंने हॉट लिखा है, हॉटली नहीं लिखा। ठीक है, बल्कि नेक्स्ट सेंटेंस में, इट इज हॉटली डिबेटेड मैटर अक्रॉस द ग्लोब। यहां पे वर्ब कौन सा है मेरा? डिबेटेड। डिबेटेड मेरा एक वर्ब है। क्या वो इस लिस्ट में है? वो नहीं है, वो ऐसा एडजेक्टिव नहीं है जिसमें हम एडवर्ब नहीं यूज कर सकते, तो वहां पे मैं हॉटली लगा दूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 16। ये क्या कहता है? इफ देर इज अ नीड टू यूज टू प्रेपोजिशंस इन अ सेंटेंस विद टू एडजेक्टिव्स देन यूज इट। मतलब
किसी किसी सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स हमारे दो अलग अलग एडजेक्टिव्स लगते हैं, उनके साथ हमें कभी कभी दो अलग अलग प्रेपोजिशन लगाने होते हैं जो भी उनके साथ एप्लीकेबल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर में द दार्जिलिंग टी इज सुपीरियर टू बट चीपर देन द हिमालयन टी। मतलब यहां पे देखिए सुपीरियर जो है एक मेरा एडजेक्टिव है, उसके साथ प्रोपोजिशन लगाया मैंने टू। सिमिलरली चीपर भी मेरा एक एडजेक्टिव है और उसके साथ मैंने प्रेपोजिशन लगाया देन। क्योंकि सुपीरियर के साथ हम टू ही लगाते हैं, वो एंड किससे कर रहा है, IOR से, और ER वालों के साथ हम देन लगाते हैं कंपैरेटिव में। ठीक है, तो अगर आपके दो अलग अलग तरह के एडजेक्टिव्स आ रहे हैं तो उनके साथ वही प्रेपोजिशन अलग अलग लगाइए जो उनके साथ एप्लीकेबल होते हैं। ये हमारा ये वाला रूल कहता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। एन ऑर्डिनल नंबर इज एन एडजेक्टिव दैट डिनोट्स व्हाट प्लेस एन ऑब्जेक्ट हैज इन अ सर्टेन ऑर्डर। ठीक है, तो मैं आपको ये समझा देता हूं कि क्या बोलना चाह रहा है ये। ऑर्डिनल नंबर हमारे वो होते हैं जो कि हमें किसी चीज का ऑर्डर बताते हैं। मतलब जैसे मैं बोलूं ही केम फर्स्ट इन द रेस, मतलब कोई किसी लड़के की बात करी जा रही है, ही केम फर्स्ट इन द रेस, मतलब वो रेस में पहला आया, प्रथम आया। ठीक है, तो जैसे हमारे जो शब्द होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट का या सब्जेक्ट का हमें ऑर्डर बताते हैं कि वो कौन से सीक्वेंस में हुआ है। सिमिलरली कार्डिनल नंबर्स वो होते हैं जो हमें नंबर ऑफ थिंग्स बताते हैं, वो काउंट बताते हैं, नंबर ऑफ थिंग्स बताते हैं कि 1 2 3 4 5, कि देयर वर अ टोटल ऑफ 15 बॉयज इन द रेस। तो मतलब उस रेस में 15 टोटल लोग थे, तो वो एक कार्डिनल नंबर हुआ। तो आई होप आपको कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स के बीच में डिफरेंस पता होगा। ऑर्डिनल नंबर हमारा बताता है ऑर्डर और कार्डिनल नंबर बताता है हमारा काउंट। ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स इज यूज्ड बिफोर कार्डिनल एडजेक्टिव्स। कहीं कहीं सेंटेंसेस में हम ऑर्डिनल नंबर्स को पहले यूज करते हैं कार्डिनल नंबर्स के। एग्जाम्पल के तौर पे द फर्स्ट 2 क्लासेस वेंट स्मूथली, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। द फर्स्ट 2 क्लासेस, पहली 2 क्लासेस, तो फर्स्ट हमारा एक ऑर्डिनल नंबर हो गया और 2 जो है मेरा एक कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया। क्लासेस वर वेंट स्मूथली। सिमिलरली दूसरे एग्जाम्पल में देखिए द फर्स्ट 5 पीपल वर गिवन अ सरप्राइज गिफ्ट बाय द स्टोर। ठीक है, तो स्टोर में पहले 5 लोगों को, तो पहले एक क्या है मेरा, फर्स्ट जो है एक ऑर्डिनल नंबर है, 5 जो है मेरा एक कार्डिनल नंबर है। वर गिवन अ सरप्राइज गिफ्ट बाय द स्टोर। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स करेंगे रूल नंबर 18 में। चलिए, तो यहां पे जो हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, फर्स्ट कंपैरिजन जो करेंगे वो हम करेंगे मैनी और मच के बीच में। ठीक है, तो ये क्या कहता है, यूज मच विद कलेक्टिव नाउन्स एंड सिंगुलर नाउन्स, यूज मेनी विद प्लूरल नाउन्स। दोबारा रिपीट कर लेते हैं इस चीज को। यूज मच, मच का यूज करो आप कलेक्टिव नाउन के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। मेनी का यूज करो आप प्लूरल नाउन के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं, गीता डजंट हैव मच फूड, तो मच को हमने लगाया एक सिंगुलर और कलेक्टिव नाउन के साथ। फूड जो होता है हमारा एक कलेक्टिव नाउन होता है, उसके साथ हमने यूज कर लिया यहां पे मच। जबकि मैं अगर ये बोलूं चित्रा डजंट हैव मेनी फ्रेंड्स, तो यहां पे फ्रेंड्स क्या है, एक तो प्लूरल है, नाउन है और काउंटेबल भी है। चित्रा डजंट हैव मेनी फ्रेंड्स, तो यहां पे मैं मेनी लगाऊंगा। सिमिलरली आगे कंपैरिजन करते हैं हम फ्यू और अ फ्यू के बीच में। अ फ्यू represents a positive quantity but it can only be used with countable nouns। दोबारा बोलता हूं, a few represents a positive quantity, मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी की बात हो रही है। और एक बात और जाननी जरूरी है कि वो सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। क्या, अ फ्यू। द वर्ड फ्यू, अब बात करते हैं फ्यू की। इट रिप्रेजेंट्स अ नेगेटिव क्वांटिटी या शॉर्टेज। जब किसी चीज की शॉर्टेज हो जाती है या कोई नेगेटिव बात हम करते हैं तब हम लगाते हैं फ्यू, और अ फ्यू लगाते हैं तब एक पॉजिटिव बात कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, जूलियन हैज अ फ्यू फ्रेंड्स ऑल्दो शी इज न्यू इन द सिटी। मतलब जूलियन हालांकि बहुत ही नई है इस सिटी में, लेकिन उसके ऑलरेडी कुछ फ्रेंड्स हैं। तो ये एक पॉजिटिव सेंस में बोला जा रहा है ना, कि इतने नया होने के बाद भी शी इज मेड सम फ्रेंड्स। तो मतलब हम यहां पे इसलिए अ फ्यू लगा रहे हैं। अ फ्यू रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। और सिमिलरली अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं,
जूलियन हैज फ्यू फ्रेंड्स ऑल्दो शी हैज बीन इन द सिटी फॉर 2 years। मतलब कि जूलियन 2 साल से यहां रह रही है इस सिटी में, लेकिन फिर भी उसके बहुत ही कम दोस्त हैं। तो यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस है, इसलिए हम अ फ्यू नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम, सिर्फ फ्यू लगा रहे हैं, अ नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी नेगेटिव सेंस में बात हो रही हो या किसी शॉर्टेज की बात हो रही हो तब हम फ्यू लगाते हैं। और जब किसी सेंटेंस में एक पॉजिटिव बात दर्शाते हैं तब हम अ फ्यू लगाते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं हम, अब हम पढ़ेंगे लिटिल और अ लिटिल। इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में डिफरेंस होता है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पे बोला गया है कि लाइक फ्यू एंड अ फ्यू, जैसे कि हमने फ्यू और अ फ्यू पढ़ा है, लिटिल, द लिटिल एंड अ लिटिल रिप्रेजेंट्स अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्वांटिटीज। तो लिटिल जो है, द लिटिल है, वो एक नेगेटिव चीज बताता है, और अ लिटिल, अ के साथ जब मैं लिटिल लगाता हूं तो वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी बताता है। ऑलवेज यूज अ लिटिल विद नॉन काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, जो गिने नहीं जा सकते, नॉन काउंटेबल नाउन्स। द वर्ड लिटिल एक्सप्रेसेस नेगेटिव क्वालिटी। ठीक है, देयर इज अ लिटिल सॉस लेफ्ट फॉर यू टू ईट विद द ब्रेड। ठीक है, तो यहां पे हम अ लिटिल लगा रहे हैं। क्या है इसका मतलब, एक पॉजिटिव सेंस में बोला जा रहा है कि अभी भी आपके पास थोड़ा सा सॉस बचा है टू ईट विद ब्रेड। ठीक है, तो हमने इसलिए अ लिटिल लगाया। देयर इज अ लिटिल सॉस लेफ्ट फॉर यू टू ईट विद द ब्रेड। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है मेरा, he has been studying this topic for the last 3 days but there is little improvement। अब आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में हमने थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में बोला है, मतलब कि कोई है जो कि 3 दिन से एक टॉपिक पढ़े जा रहा है पर उसमें इंप्रूवमेंट बहुत ही कम हुआ है, मतलब एक बहुत ही नेगेटिव सेंस में हमने बोला है, इसलिए हमने सिर्फ लिटिल लगाया है। ठीक है, अ लिटिल नहीं बोला है। नेक्स्ट सेंटेंस में, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सर्वाइवल एज हिज हेड वॉज नियरली क्रश्ड इन द एक्सीडेंट। तो आप देख सकते हैं कि कितनी नेगेटिव बात करी जा रही है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है और नियरली उसका हेड क्रश हो गया है, इसलिए हमने यहां पे अ लिटिल नहीं लगाया, हमने सिर्फ लिटिल शब्द लगाया है। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सर्वाइवल एज हिज हेड वॉज नियरली क्रश्ड इन द एक्सीडेंट। नेक्स्ट अब हम कंपैरिजन करेंगे अब फार्दर और फर्दर के बीच में। यहां पे आप देखिए, तो फर्दर और फार्दर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फार्दर जब हम यूज करते हैं उसमें रूट वर्ड होता है फार। तो यहां पे हम किसी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि कोई एक सिटी या किसी का घर स्कूल से, एक सिटी दूसरी सिटी से, वो डिस्टेंस वाइज दूर हो सकते हैं, तो वहां पे हम फार्दर लगाते हैं, FAR वाला। फर्दर क्या होता है, फर्दर आप सोचिए कि किसी आर्टिकल को आप पढ़ रहे हो तो उसमें आप फर्दर और एडवांस कर रहे हो, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, कोई आप पॉलिसी बना रहे हो या किसी प्रोजेक्ट में आप कुछ लिख रहे हो, तो उसमें जब आप फर्दर आगे बढ़ते हैं, किसी तरह का एडवांसमेंट करते हैं, तब उस जगहों पे वैसे सिनारियोस में हम लगाते हैं फर्दर। तो एक बार इसे पढ़ लेते हैं। फार्दर, रूट वर्ड फार इज ऑलवेज यूज्ड फॉर डिस्टेंस, एंड फर्दर FUR, थिंक लाइक फर्दर मोर, मीन्स एडवांसमेंट। ठीक है, हाउ मच फार्दर इज रोहतक फ्रॉम हिसर। तो यहां पे जो पहला एग्जाम्पल है, यहां पे क्या बोला जा रहा है, हाउ मच फार्दर इज रोहतक फ्रॉम हिसर। रोहतक और हिसर दोनों हमारी एक सिटीज हैं। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि कितना और दूर है रोहतक हिसर से, तो यहां पे डिस्टेंस की बात हो रही है, इसलिए हमने लगाया फार्दर। नेक्स्ट, आई एम टू टायर्ड टू वॉक एनी फार्दर, मतलब मैं बहुत थक चुका हूं, मैं और इससे आगे नहीं चल सकता। तो यहां पे भी डिस्टेंस कवर करने की बात हो रही है ना, इसलिए अगेन हमने लगाया FARTHER वाला, फार्दर। नेक्स्ट, फर्दर टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीक। तो एक एडवांसमेंट की बात हो रही है, एक सिलेबस है जो कवर किया जा रहा है और उसमें बोला जा रहा है कि द फर्दर टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीक। तो यहां पे क्योंकि एक एडवांसमेंट की बात हो रही है, हम क्या लगाएंगे, फर्दर, FUR वाला। नेक्स्ट, प्लीज वेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो किसी को बोला जा रहा है कि आप आगे के इंस्ट्रक्शंस के लिए थोड़ा वेट कीजिए, तो अगेन एक एडवांसमेंट की तरफ हिंट करा जा रहा है, इसलिए यहां पे फर्दर लगाएंगे, FURTHER। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे लास्ट, लैटर, लेटेस्ट, लेट और लेटली, इनके बीच में डिफरेंस समझेंगे। चलिए, तो लास्ट इज द ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो पहले समझते हैं हम लास्ट, लैटर और लेटेस्ट के बीच में डिफरेंस।
लास्ट क्या होता है? लास्ट होता है हमारा ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट। कोई चीज पहले आती है प्रथम, कोई चीज होती है एकदम लास्ट में, पीछे। या किसी रेस में आपने देखा होगा कोई एकदम फर्स्ट आता है, कोई एकदम लास्ट आता है। तो यहाँ पे किसी चीज की सीक्वेंस की बात हो रही है, किसी रैंकिंग की बात हो रही है, वो मतलब होता है हमारा लास्ट का। नेक्स्ट है हमारा लैटर, जो कि ऑपोजिट होता है फॉर्मर का। जैसा कि मैं अगर बोलूं कि उत्तराखंड वॉज फॉर्मरली नोन एज उत्तरांचल, तो मतलब कोई चीज पहले ऐसी थी और उसी को बाद में हमें लैटर कुछ और बोलते हैं, ठीक है। या किसी सेंटेंस में मान लीजिए आपके पास कोई दो चॉइसें आपके सामने कोई रखे और आप बोलो कि मेरे को उन दोनों के बीच में एक आपकी फॉर्मर होगी जो कि पहले बोली गई, और लैटर होगी जो आपको बाद में बोली गई सेकंड उसमें। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि लैटर जो होता है वो बस ऑपोजिट होता है फॉर्मर का, ठीक है। और जो शब्द लेटेस्ट होता है, लेटेस्ट मतलब कि सबसे रीसेंट चीज, ठीक है, मोस्ट रीसेंट, वो उसका मतलब होता है लेटेस्ट। तो ये आप समझ जाइए कि क्या डिफरेंसेस होते हैं लास्ट, लैटर और लेटेस्ट के बीच में। अब एग्जाम्पल देखते हैं। रीड द फर्स्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ टुडे, मतलब किसी बड़े से पैसेज का फर्स्ट और लास्ट पैसेज आपको आज ही पढ़ना है। तो यहां पे अगेन हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट पैसेज। नेक्स्ट, ऑफ द टू चॉइसेस आई प्रेफर द लैटर, मतलब अगेन जैसे मैं आपको समझाया कि मान लीजिए आपके पास दो चॉइसें हैं, किसी ने दी है ए और बी। आपको पहले ए एक्सप्लेन करा गया, फिर बी एक्सप्लेन करा गया, तो उसमें से आपने बोला कि आई चूज द लैटर, मतलब मैं दूसरा वाला चुन रहा हूं, तो यहां पे लैटर यूज हुआ। नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन वॉज आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। तो मतलब एक नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, अज्यूम कर लेते हैं 1 से लेके 10 तक। तो वहां पे लास्ट क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे हैं तो 10वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? द लास्ट क्वेश्चन वॉज आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस के बाहर से आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस में द फॉर्मर टीचर वॉज बेटर, मतलब कि कोई अज्यूम मतलब ये निकल रहा है इस चीज का कि शायद किसी एक सब्जेक्ट के कोई दो टीचर हैं, एक नया वाला है लैटर और एक फॉर्मर है, तो जो पहले पढ़ाता था, तो मतलब फॉर्मर टीचर वॉज बेटर। आई होप यहां से फॉर्मर का मतलब क्लियर आ रहा हो। नेक्स्ट है द लेटेस्ट इनोवेशंस आर माइंड ब्लोइंग, तो मतलब कोई प्रोजेक्ट हो सकता है या किसी मशीन या किसी टेक्नोलॉजी को लेके बात हो रही है, बोला जा रहा है कि जो उसमें लेटेस्ट इनोवेशंस है ना, सबसे रिसेंट इनोवेशंस, वो है माइंड ब्लोइंग, एकदम ही आश्चर्यचकित कर देने वाले। तो यहां पे लेटेस्ट। और लास्ट है हमारा, लास्ट सेंटेंस क्या कहता है हमारा? व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम द बॉर्डर, तो मतलब बॉर्डर, सरहद के पास सबसे लेटेस्ट न्यूज क्या है, सबसे रिसेंट न्यूज क्या है। तो अगेन यहां पे हमने यूज किया लेटेस्ट। तो आई होप आपके पास अब समझ हो गई होगी, अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है और कहां कहां हम यूज करते हैं लास्ट को, लैटर को और लेटेस्ट को। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना लेट और लेटली के बीच में डिफरेंस। लेट कैन बी एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब दैट मीन्स आफ्टर द करेक्ट टाइम। क्या मतलब है? लेट जो है शब्द, वो आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। उसका मतलब क्या होता है? आफ्टर द करेक्ट टाइम, मतलब एक जो नियमित टाइम होता है किसी चीज का होने का, किसी इवेंट का होने का, उसके बाद होना, करेक्ट टाइम के बाद होना, मतलब बीत जाने के बाद कोई चीज जब होती है, मतलब वो लेट होती है फिर, ठीक है। आई एम नॉट हंग्री बिकॉज आई हैड अ लेट लंच, मेरे को अभी भूख नहीं लग रही है क्योंकि मैंने बहुत ही लेट लंच किया आज। मतलब नॉर्मली आप 1-2 बजे कर रहे हो, लेकिन आप शाम को कर रहे हो तो फिर आपको भूख नहीं लगती शाम में, राइट। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि आई एम नॉट हंग्री बिकॉज आई हैड अ लेट लंच। यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। ये लंच को डिस्क्राइब कर रहे हैं हम, जो एक नाउन है, ठीक है, नाउन है ये आपका, और यहां पे लेट लग रहा है एज एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है मेरा? आई वॉज लेट फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो यहां पे जो लेट है आपका, वो भी एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है एज एन एडवर्ब? क्योंकि यहां पे हम अपनी वर्ब को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वॉज क्या होता है? एक मेरा वर्ब होता है, आई वॉज लेट फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो यहां पे एज एन एडवर्ब यूज हो गया ये। नेक्स्ट, ही स्लेप्ट लेट एंड मिस्ड हिज फर्स्ट क्लास, यहां पे भी एक एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। वर्ड कौन सा? लेट, ठीक है। तो एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है, मतलब ही स्लेप्ट लेट, अपने नॉर्मली सोने के टाइम से उसने थोड़ा सा लेट सोया, इसलिए अगले दिन फर्स्ट क्लास मिस कर दी। नेक्स्ट है हमारा लेटली के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। लेटली के बारे में क्या बोला जा रहा है? लेटली इज एन एडवर्ब, ठीक है, ये एक एडवर्ब होता है दैट मीन्स द सेम एज रिसेंटली, मतलब लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। कोई भी चीज रिसेंटली हुई है तो मतलब वो लेटली हुई है, अभी बहुत ही रिसेंट पास्ट में हुई है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? आई हैवंट स्टडीड अ लॉट लेटली,
ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूं, आई हैवेंट स्टडीड अ लॉट लेटली, मतलब हाल ही के दिनों में मैंने ज्यादा कुछ खास पढ़ाई नहीं करी है, तो मतलब हम रिसेंटली शब्द बोलना चाह रहे हैं। आई हैवेंट स्टडीड अ लॉट रिसेंटली, लेटली मतलब रिसेंटली। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि लेट और लेटली के बीच में डिफरेंस क्या होता है और उनका कहां कहां यूसेज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे हार्ड और हार्डली के बीच में डिफरेंस, और फिर पढ़ेंगे नियर और नियरली के बीच में डिफरेंस। तो ये है हमारा, एक्चुअली ये है नियरेस्ट और नेक्स्ट। ठीक है, तो मतलब हार्ड और हार्डली के बीच में डिफरेंस समझेंगे, और हम समझेंगे डिफरेंस नियरेस्ट और नेक्स्ट के बीच में। चलिए पहले हम लेते हैं हार्ड और हार्डली को। यहां पे बोला जा रहा है कि हार्ड कैन बी एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। जो हमारा शब्द होता है HARD हार्ड, वो एक आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है और एक एडवर्ब भी हो सकता है। दिस बुक इज टू हार्ड फॉर मी, आई कांट रीड इट, मतलब एक किताब है जो कि मेरे लिए बहुत ही हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है। यहां पे मतलब क्या है उसका कि डिफिकल्ट है, आई कांट रीड इट, एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है यहां पे हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस में दिस मैट्रेस इज टू हार्ड, आई कांट स्लीप, एक गद्दा है जो कि बहुत ही हार्ड है, बहुत सख्त है, इसलिए उस पर कोई नहीं सो पा रहा है, आई कांट स्लीप। तो यहां पे भी आप समझ सकते होंगे कि एक नाउन जो कि गद्दा है उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि वो बहुत ही हार्ड है, मतलब ऑपोजिट ऑफ सॉफ्ट। तो यहां पे भी एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट शी इज वर्किंग हार्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। अब यहां पे शब्द कौन सा आ गया हमारा, वर्किंग। वर्किंग क्या होता है, मतलब कि कोई एक्शन हो रहा है, काम किया जा रहा है, तो वर्किंग हमारा एक वर्ब बनता है। ठीक है, वर्ब, VERB वर्ब। और किसी वर्ब को अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हार्ड शब्द यूज करके, तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा एक एडवर्ब। ठीक है, तो यहां पे एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है, शी इज वर्किंग हार्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। ठीक है, एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है। नेक्स्ट, हार्डली हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग, इट मीन्स ऑलमोस्ट नॉट। तो यहां पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हार्डली शब्द का मतलब। हार्डली का मतलब क्या होता है, अगर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूं तो मतलब ना बराबर। ठीक है, कोई चीज ना बराबर होती है उसको मैं हार्डली कह सकता हूं, उसका एक अलग ही मीनिंग होता है, मतलब ऑलमोस्ट नॉट, ना बराबर। एग्जाम्पल के तौर पे वी हैव अ बैड कनेक्शन, आई कैन हार्डली हियर यू, मतलब किसी से फोन पे बात करी जा रही है और क्या बोला जा रहा है, वी हैव अ बैड कनेक्शन, बहुत ही खराब नेटवर्क आ रहा है, आई कैन हार्डली हियर यू, मतलब जितना मैं सुन पा रहा हूं वो ऑलमोस्ट ना बराबर ही है। ठीक है, तो यहां पे आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एग्जाम्पल्स के थ्रू कि हार्डली और हार्ड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, हार्ड एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, एक एडवर्ब भी हो सकता है, और हार्डली आपका होता है एक एडजेक्टिव, सॉरी एक एडवर्ब होता है आपका। इसका क्या मतलब होता है, ऑलमोस्ट नॉट, ना बराबर। नेक्स्ट आते हैं हम आपका नियर और नियरेस्ट और नेक्स्ट के बीच में। ठीक है, नियरेस्ट क्या होता है आपका, जब हम डिस्टेंस वाइज किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में उनके डिस्टेंस की बात करते हैं, जो सबसे पास हो, जो आपके सबसे करीब हो डिस्टेंस वाइज, उसे हम कह सकते हैं नियरेस्ट। जबकि नेक्स्ट क्या होता है, कोई भी चीज नेक्स्ट होती है तो वहां पे हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मींस द नेक्स्ट इन ऑर्डर। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इन्हें। द नेक्स्ट 6 months विल बी द हार्डेस्ट टू सर्वाइव, अगले आने वाले जो 6 महीने हैं वो सबसे मुश्किल, कठिन होने वाले हैं सर्वाइव करने के लिए। तो यहां पे नेक्स्ट 6 months की बात हो रही है, मतलब ऑर्डर की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, किसी महीनों के ऑर्डर की तरफ। द नेक्स्ट चैप्टर इज वेरी सिंपल वन, जो अगला चैप्टर है, मतलब अभी जो है चैप्टर उसके बाद वाला, इज वेरी सिंपल, अगेन ऑर्डर की बात हुई। हु इज नेक्स्ट इन द क्यू, मतलब एक लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है, उसमें पूछा जा रहा है कि हु इज नेक्स्ट इन क्यू, अगला कौन है। और द वीक आफ्टर नेक्स्ट, ठीक है, मतलब अगले हफ्ते के बाद वाला, द नेक्स्ट वीक आफ्टर नेक्स्ट, है ना। तो यहां पे भी हमने ऑर्डर की बात करी, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जहां पे भी हम नेक्स्ट लगा रहे हैं वो हमारे एक ऑर्डर की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट इन ऑर्डर। जबकि हम नियरेस्ट अगर यूज करते हैं कहीं पे, नियरेस्ट का मतलब होता है जो कि आपसे डिस्टेंस में सबसे करीब हो। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट्स ये थे सारे रूल्स जो कि रिलेटेड थे हमारे एडजेक्टिव्स के। आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको कोई क्लियर नहीं हुआ है तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके समझ सकते हैं क्लियरली, या आप कमेंट बॉक्स में भी डाउट डाल सकते हैं। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। जितने भी हमने अभी तक रूल पढ़े हैं एडजेक्टिव्स को लेके, उनके बेस्ड पे थोड़े से हम क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमें टेस्ट किया जाता है पेपर में। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस को। चलिए,
तो मेरा पहला सेंटेंस बोलता है द टू मिनिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। ठीक है, तो यहां पे आपके पास 4 भाग में बांट रखा है हर सेंटेंस को। आपको ये बताना है कौन से सेक्शन में, कौन से भाग में एक एरर है। अगर आपको सेंटेंस पूरी तरह सही लगता है तो आप बोलोगे नो एरर। ठीक है, तो यहां पे क्या है, द टू मिनिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। तो क्या ये गलत है? हाँ, इसमें एक गलती है। क्या है गलती? गलती है हमारी सेक्शन बी पे। क्या है कि जब हम दो एंटिटीज को कंपेयर करते हैं या बोलते हैं कि दो लोगों के बीच की बात है, तब हम वन अनदर नहीं लगाते हैं, तब क्या लगाते हैं हम? ईच अदर। ठीक है, तो ये हमारी एक गलती होगी यहां पे, इसलिए हम बी को मार्क करके आएंगे यहां पे। नेक्स्ट है इन मेनी रिस्पेक्ट्स बोथ द सिस्टर्स आर वेरी सिमिलर कैरेक्टर्स बट द एल्डेस्ट हैज मोर स्पिरिट एंड डिटर्मिनेशन, और नो एरर। तो यहां पे क्या गलती हो सकती है हमारी? गलती है यहां पे भी, गलती ये है कि हम एल्डेस्ट नहीं लगाएंगे, यहां पे हम लगाएंगे एल्डर, ELDER। एल्डेस्ट क्या होती है हमारी? सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, जबकि एल्डर हमारा क्या है? वो एक कंपैरेटिव डिग्री है। क्यों लगा रहे हैं हम कंपैरेटिव? सुपरलेटिव के साथ क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि यहां पे सिर्फ दो सिस्टर्स की बात हो रही है। जब भी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, हमारा एक रूल हमने पढ़ा था, उसमें क्या बोला था कि हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। तो यहां पे ये गलती है हमारी पार्ट बी में अगेन। नेक्स्ट, इन मेनी अच्छा ये तो रिपीट हो रहा है, कोई नहीं। सेंटेंस 4 को देखते हैं। इट इज मोर बेटर इफ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टे एट होम टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। ठीक है, अब यहां पे देख सोचिए क्या गलती हो सकती है। इट इज मोर बेटर, क्या मोर लग सकता है बेटर के साथ? बेटर अपने आप में ही एक कंपैरेटिव वर्ड है, एक कंपैरेटिव डिग्री में है। गुड, बेटर, बेस्ट, है ना? तो बेटर अपने आप में ही कंपैरेटिव है, उसके साथ हमें अलग से मोर लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे एरर है मेरा सेक्शन 1 में, सेक्शन ए में। 5th सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आई आस्क्ड द शॉपकीपर इफ आई कुड चेंज द फॉल्टी मोबाइल विद अनदर मोबाइल। यहां पे सोचिए ये थोड़ा अच्छा पिक्यूलियर सा केस है। क्या बोल रहा है? आई आस्क्ड द शॉपकीपर इफ आई कुड चेंज द फॉल्टी मोबाइल विद अनदर मोबाइल। तो स्टूडेंट्स एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक डिफरेंस होता है अनदर और अदर के बीच में। अनदर का मतलब होता है एक और, ठीक है, हिंदी में, जबकि अदर का मतलब होता है दूसरा। तो इस सेंटेंस में हमें अनदर नहीं यूज करना चाहिए, ये गलत है। हमें इसे रिप्लेस करना चाहिए अदर से। तो यहां पे मैं बोलना चाहूंगा कि खराब मोबाइल को हटा के क्या मैं दूसरा मोबाइल यूज कर सकता हूं, ये पूछा जा रहा है शॉपकीपर से, तो इसलिए मुझे अदर यूज करना चाहिए। मुझे ये नहीं बोलना है कि अगला या एक और मोबाइल दे दो, मुझे बोलना है कि दूसरा मोबाइल दे दो, इसलिए हम बोलेंगे अदर मोबाइल। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6 क्या है? द चाइनीज स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स इन द रीसेंट टाइम्स दैट हैज इंपैक्टेड द ग्लोबल इकोनॉमी। इसमें सोचिए आप थोड़ा सा 5 सेकंड, क्या गलती है यहां पे? ठीक है, तो यहां पे गलती स्टूडेंट्स हमारी है पार्ट ए में। यहां पे एक शब्द यूज हो रहा है वर्स। वर्स क्या होती है हमारी? वर्स होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, जबकि हम ऐसे सिनारियोस में हमेशा सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो यहां पे ये होना चाहिए वर्स्ट। ठीक है, तो सेंटेंस तब बन जाएगा हमारा द चाइनीज स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स। ठीक है, तो सबसे खराब में से एक है वो, इसलिए हमें वर्स्ट यूज करना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी चाहिए। तो यहां पे सेक्शन ए में, पार्ट ए में हमारी गलती है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 7th सेंटेंस की तरफ देखेंगे अब। चलिए, तुम्हारा नेक्स्ट सेंटेंस कहता है अ पंचायत इज सिमिलरली टू अ गवर्नमेंट इन मेनी रिस्पेक्ट्स बट इट कांट इम्पोज टैक्सेस ऑन द सिटीजंस। ठीक है, तो यहां पे दो नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, पंचायत के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। हमने क्या पढ़ा था कि जब भी दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं एडजेक्टिव की। अब आप देखें यहां पे सिमिलरली मेंशन है। ठीक है, तो क्या ये सही यूज है? ये एक्चुअली में गलत यूज है। अब पंचायत इज सिमिलर बोलना चाहिए हमें। ठीक है, सिमिलर, तो इसलिए यहां पे ये एक गलती होगी, हमारा पार्ट ए में एक गलती हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस, द रेट ऑफ हार्ट बीट इन अ ह्यूमन बीइंग इज कंपैरेटिवली लोअर व्हेन ही इज स्लीपिंग। ठीक है, अब सोचिए इसमें क्या गलती हो सकती है भी कि नहीं? अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर हो जाएगा।
तो इसमें अगर आप देखें यहां पे क्या बोला जा रहा है, द रेट ऑफ हार्ट बीट इज इन अ ह्यूमन बीइंग इज कंपैरेटिवली लोअर। ठीक है, अब देखिए हमें डबल कंपैरेटिव डिग्रियां लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पे हमें कंपैरेटिव शब्द को यूज ही नहीं करना चाहिए। इसे हम बिना, अगर हम इसे हटा भी दें, इसके बिना भी यूज करें इस सेंटेंस को, द रेट ऑफ हार्ट बीट इन अ ह्यूमन बीइंग इज लोअर व्हेन ही इज स्लीपिंग, तो भी अपने आप में ये सफिशिएंट है। ऑलरेडी हम कंपेयर कर रहे हैं ना दो स्टेट्स को, एक जगह होने की और एक सोने की। ठीक है, तो हमें एक ही कंपैरेटिव डिग्री का एक ही शब्द यूज करना इनफ है, लोअर ऑलरेडी अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक है, इसलिए कंपैरेटिवली हटा देंगे। नेक्स्ट, विद अ फ्रेश कोट ऑफ पेंट द स्कूल कैन लुक मच नाइस। ठीक है, अब सोचिए इसमें क्या गलती है। नाइस आपका एक एडजेक्टिव होता है पहली बात तो। ठीक है, और यहां पे कंपैरिजन हो रहा है कि एक फ्रेश कोट लगा देंगे अगर हम पेंट की तो स्कूल बहुत ही अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा। ठीक है, तो बेहतर लगाने के लिए यहां पे हमें नाइस को बेटर से रिप्लेस करना चाहिए। ठीक है, इसलिए सी में गलती है। 10th सेंटेंस, आई आंसर्ड द क्वेश्चंस एज बेस्ट एज आई कुड एंड ट्राइड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू देम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। आई आंसर्ड द क्वेश्चन एज बेस्ट एज आई कुड। ठीक है, अब इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत यह है आपकी कि आपने एक सुपरलेटिव डिग्री यूज कर ली है और वो भी एक्सप्लेन क्या कर रही है, एक वर्ब को। अब आप सोचिए एक वर्ब को जो एक्सप्लेन करता है, वर्ब क्या है, एक्शन हो रहा है ना, आंसर करना एक एक्शन हो रहा है, नाउन नहीं है ये। तो हम वैसे भी यहां पे एक एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे, हमें यहां पे एक एडवर्ब यूज करना होगा। तो हम जो शब्द है बेस्ट उसे रिप्लेस करेंगे वेल से। आई आंसर्ड द क्वेश्चंस एज वेल एज आई कुड एंड ट्राइड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू देम। 11th पे आते हैं, भरतपुर इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इंडियाज मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग बर्ड सैंक्चुरी अट्रैक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, अब देखिए आप, जो हमारा 11th सेंटेंस है और जो 8th सेंटेंस है उसके बीच में एक सिमिलैरिटी है। ठीक है, जो उसमें एरर है दोनों में ही वो सेम है। क्या है, हमने दो कंपैरेटिव डिग्रीज लगा रखी है। यहां पे मोस्ट अलग से लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम ऑलरेडी जब कंपेयर कर रहे हैं या बता रहे हैं कि भरतपुर इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग बर्ड सेंचुरी, तो सिर्फ फास्टेस्ट अपने आप में इनफ है, यहां पे हमें मोस्ट लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो यहां पे एलिमिनेट मोस्ट होगा, इसलिए बी में एरर है। 12th सेंटेंस में आते हैं, डिस्पाइट टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज देयर हैज बिन एनी सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट इन हिज नॉलेज। अब इसमें क्या एरर है सोचिए, 2 सेकंड सोचिए इसमें। डिस्पाइट टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज देयर हैज बिन एनी सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट इन हिज नॉलेज। यहां पे आपको सेंटेंस को थोड़ा समझना होगा। बोला जा रहा है कि बहुत सारी रुचि लेने के बाद पढ़ाई में, बहुत इंटरेस्ट जगाने के बाद पढ़ाई में, फिर भी कोई बेहतरी नहीं हो रही है, ठीक है, नॉलेज की। तो यहां पे आप देखेंगे अगर, तो देयर हैज बिन एनी सब्सटैंशियल, ये बी सेक्शन में ही एरर है। हमें ये बताना है कि वहां पे कोई भी बेहतरी नहीं हुई है नॉलेज में, तो यहां पे हम शब्द नॉट लगाएंगे। देयर हैज नॉट बीन एनी सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट इन हिज नॉलेज। Despite taking a lot of interest in studies, there has not been any substantial improvement in his knowledge. तो आपका यहां पे एरर है आपका बी सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कहता है, द रीसेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट हैज बीन द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैंपेन्स फॉर सोशल जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, तो यहां पे अगेन एक नाउन को बोला जा रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाउन क्या है, जो हमारा प्रोटेस्ट है। ठीक है, इट हैज बीन द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैंपेन रिसेंट हिस्ट्री में। तो हम रिसेंट हिस्ट्री में मल्टीपल कैंपेन्स में से इसको बता रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। अब यहां पे हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है, ये तो हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा मोस्ट शब्द है वो भी सुपरलेटिव है, किसी सुपरलेटिव डिग्री को लगाने के लिए यूज होता है। और स्ट्रॉन्गेस्ट अपने आप में भी एक सुपरलेटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। इसलिए यहां पे भी वही गलती है कि हमें दो दो बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आप मोस्ट शब्द को एलिमिनेट कर सकते हो, सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट अपने आप में इनफ है।
तो यहां पे जो एरर है मेरा वो है बी में। 14th, we are in the process of finalized a new site for the factory and we plan to shift our current factory there by the end of the year। यहां पे अगर हम समझे तो बोला जा रहा है कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइज्ड अ न्यू स्टेट, मतलब एक नई साइट फाइनलाइज करी जा रही है, अभी चल रहा है वो काम। जबकि जो फाइनलाइज्ड है अपने आप में वो एक एडजेक्टिव है पहली बात तो यहां पे वैसे भी वो क्या बोलते हैं यूज नहीं होगा, एक एडजेक्टिव यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम एक वर्ब की बात कर रहे हैं, एक काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? फाइनलाइज करना चाह रहे हैं। यहां पे हमें रिप्लेस करना होगा फाइनलाइज को फाइनलाइजिंग से। फाइनलाइजिंग, अभी चल ही रहा है ये काम। तो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग अ न्यू साइट फॉर द फैक्ट्री एंड वी प्लान टू शिफ्ट आवर करंट फैक्ट्री देयर बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो यहां पे एरर आपका आ गया ए पार्ट में। 15th सेंटेंस पे आते हैं, ये हमारा लास्ट सेंटेंस होगा इसका, इस एक्सरसाइज का। क्या कहता है? इन जॉइंट फैमिली बिजनेस इट इज फेल्ट दैट जॉइंट डिसीजंस आर मोर बेटर देन एनी वन पर्सन्स डिसीजन। ठीक है, तो जॉइंट फैमिली के बिजनेस में कहा जा रहा है कि ज्यादा बेहतर होता है कि जॉइंट डिसीजंस लिए जाते हैं कंपेयर टू किसी एक बंदे पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए टू टेक डिसीजंस। अब देखिए अगेन यहां पे भी कंपैरिजन हो रहा है, तो हमें किसी तरह का डबल कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। जो बेटर शब्द होता है ना वो अपने आप में एक कंपैरेटिव डिग्री होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। तो बेटर अपने आप में ही इनफ था, हमें मोर उसके साथ अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहां पे एरर हमारा हो गया बी पार्ट में। इन जॉइंट फैमिली बिजनेस इट इज फेल्ट दैट जॉइंट डिसीजंस आर बेटर देन एनी वन पर्सन्स डिसीजन। वो एक सही सेंटेंस होगा, यहां से हम मोर को हटा देंगे। तो आई होप स्टूडेंट ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको और क्लैरिटी मिली होगी कि एडजेक्टिव से कैसे एरर्स आ सकते हैं और क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए अपने आप को अपने जवाब देते वक्त एडजेक्टिव से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद अस थ्रू दिस सीरीज। अभी हमने एडजेक्टिव भी खत्म कर लिया है, आगे हम बढ़ेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। अगर आपको हेल्प मिल रही है, नॉलेज मिल रही है इन सीरीज से, तो डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आप ही के साथ, आप ही के सर्कल में और भी दोस्त हैं जो CUET 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब टू CUET कोर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।